वेलकम टू SKM अकेडमी। ये हमारा वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर करेंगे। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद समझ आएगा। लेट अस स्टार्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखो, हम सब ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। उसी टाइप से होता है वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला। दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीज़न और एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। सबसे पहले इंटरनल डिवीज़न का सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। इंटरनल डिवीज़न यानी कि क्या, दो वेक्टर हमें दे रखे हैं। हमने मान लिया एक वेक्टर ए है कोई, दूसरा वेक्टर बी है। कोई पॉइंट सी ए बी को, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कोई पॉइंट सी सपोज यहाँ पे है, सी पॉइंट कोई ए बी को m/n में डिवाइड करता है। m/n में डिवाइड करता है तो हम इसके जो होगा, जो हमारा ये OC होगा, रिजल्टेंट वेक्टर OC यानी कि जो C वेक्टर होगा, जैसे ये ओरिजिन से हमने पोजीशन वेक्टर A लिया हुआ है और OB पोजीशन वेक्टर हमने B लिया हुआ है, तो C पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OC होगा। तो हमारा OC किसके इक्वल होगा, ये हम रिजल्टेंट फॉर्मूला में देखेंगे। इंटरनली का मतलब कि AB को अंदर से कोई पॉइंट AB के बीच में से ही कोई पॉइंट m/n में डिवाइड करता है, और एक्सटर्नली मतलब इसके इधर कोई पॉइंट, बाहर की साइड, इधर या उधर। ठीक है, AB को एक्सटेंड करने के बाद कोई पॉइंट C आता है, वो होता है एक्सटर्नली। पहले इंटरनली का देखते हैं। लेट A and B be 2 points with position vectors A and B, with position vector A and B respectively. Let C is any point, C वेक्टर नहीं आएगा, C is any point dividing AB internally in m/n. Then the position vector, अब आएगा पोजीशन वेक्टर C is गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर C लिखें या OC वेक्टर लिखें, कैसे आएगा वो। हम वहाँ पे क्या करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखो m को इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, n को a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, डिवाइड m/n। यही सेम यहाँ पे भी होगा, m इंटू वेक्टर b, बस यहाँ पे वेक्टर आएगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आता था, यहाँ पे हम वेक्टर लेके चलेंगे, बाय m+n। क्लियर है ये बात। देखो एक बार, m/n में डिवाइड करता है, ए बी को m/n यानी कि m की तरफ से a की तरफ से m और b की तरफ से n, तो m को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, n को a से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे m+n। ये हो गया हमारा इंटरनली डिवीज़न का। अगर हमारा होता है इफ़ एक्सटर्नली डिवीज़न होती है, इफ़ एक्सटर्नली डिवीज़न होती है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बीच में माइनस आ जाता है, MB - NA बाय m-n। क्लियर बात, ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब हम हल्का सा एक बार अलजेब्रा देख लेते हैं।
वेक्टर्स का अलजेब्रा, यानी कि क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ये वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, बस इसमें करा नहीं रही मैं बहुत कुछ ज़्यादा। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर हम मान के चलेंगे। वेक्टर ए हमने मान लिया x1i y1j और z1 के, इसी टाइप से b मान लिया x2i y2j और z2 के। जब हम वेक्टर a प्लस b की बात करेंगे, जब हम a और b को ऐड करेंगे तो हमारे i वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही j वाले j के साथ ऐड हो जाएंगे और k वाला कंपोनेंट k के साथ ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, z1 माइनस z2। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लियर है बात? बस हम बेसिक से करा रहे हैं, इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? यानी कि a माइनस बी करेंगे तब भी यही सब होगा। i वाले की आपस में सब्ट्रैक्शन, j वाले की आपस में और k वाले की आपस में। ऐसे ही अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि किसी m से वेक्टर a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो m स्केलर हर एक के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे mx1i my1j और mz1k। क्लियर बात? वही अगर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b गिवन है तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल, y वाला j वाला j वाले के इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है? क्लियर है बात? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा है कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं अभी हम। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है, हमने कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन की थी। वहाँ पे कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? कोलिनियर जो सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट के ऊपर मूव करते हैं, है ना? पैरेलल सपोर्ट या सेम सपोर्ट के ऊपर मूव करते हैं, कोलिनियर इस तरीके से होते हैं। ये वेक्टर कोई ए है, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता कि मैग्नीट्यूड इसका छोटा, ये छोटा वेक्टर है, ये लंबा वेक्टर है। हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है यहाँ पे। ठीक है? कोलिनियर कब होंगे? जब ये सपोर्ट, वहाँ पे मैंने बताया था, आप देख लेना वहाँ पे सपोर्ट क्या होती है और कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या होती है मैथमेटिकली, टू वेक्टर्स A and B are said to be collinear if, कब कहा जाएगा A और B को कोलिनियर? if A को हम लिख सकें लैम्डा B के इक्वल, A को किसी लैम्डा के साथ, किसी स्केलर लैम्डा के लिए हम A इज इक्वल टू लैम्डा B लिख सकें, या तो फिर B कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू A फॉर सम वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। ठीक है? ठीक है बात? यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, इनकी डायरेक्शन हमारी सेम रहनी चाहिए। यानी कि ये किसी के चीज़ के मैग्नीट्यूड में एक नंबर ही तो मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड हमारा अलग अलग हो सकता है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है? यानी कि कुछ किसी चीज़ को, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वो उसके इक्वल आ जाए, किसी नंबर से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, बट डायरेक्शन उनकी सेम रहनी चाहिए। ये हमारी होती है कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है? नोट देखो, if A and B are two known, are any non-zero, non-collinear, non-zero, non-collinear vectors and X and
y आर स्केलर्स। देखो ए और बी, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन हमने देख ली, हमें दे दिया ए और बी नॉन ज़ीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, नॉन ज़ीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, और एक्स और वाई कोई स्केलर है, सच दैट किस तरीके से है वो कंडीशन हमें दे दी, एक्स ए प्लस वाई बी अगर ज़ीरो हमें दे रखा है, यानी कि एक तरीके से हम इसमें इसको अगर हम इधर उधर करें थोड़ा तो ऐसे आ जाएगा ना। देखो एक्स वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस वाई बाई एक्स बी, यानी कि ये कोलिनियरिटी की कंडीशन आ गई, ठीक है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यानी कि क्या होगा हमारा एक्स और वाई बोलेंगे भाई हम ही जीरो हो जाते हैं, देन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि क्या बात हुई, अगर कोई दो वेक्टर नॉन ज़ीरो हैं, नॉन कोलिनियर है और x और y स्केलर के साथ उनका कॉम्बिनेशन दे रखा है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, जो x और y स्केलर्स होंगे वो ही ज़ीरो हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलो आगे, इस पेज पे आएगा नहीं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की बात करेंगे अब हम। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, ए बी और सी, ये पॉइंट कब कोलिनियर होंगे? देखो इनका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया ए, ये ओरिजिन है, ये भी पोजीशन वेक्टर। क्लियर है सबको? लास्ट लेक्चर में किया था हमने, ओरिजिन से जो वेक्टर को हम अटैच करते हैं, किसी पॉइंट को अटैच करते हैं, जो वेक्टर ओ ए आता है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, वो हमारा होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये कोलिनियर कब होंगे ये पॉइंट? देखो एक बार, ये कोलिनियर कब होंगे? जब वेक्टर ए बी और बी सी कोलिनियर हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, हमें कोलिनियरिटी की बात करनी है, ए बी और सी, इन 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? देखो ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। कब कोलिनियर हो सकते हैं? जब वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर। देखो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम लाइन पे, कोलिनियर का मतलब यही है ना, सेम लाइन पे लाई करना या सेम और पैरेलल सपोर्ट होना, ये हमारे कब कोलिनियर होंगे? जब ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। ये और ये वेक्टर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, यानी कि ए बी को लिख सकते हैं हम किसी स्केलर के साथ कॉम्बिनेशन में, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी और बी सी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। समझ आ रही है ना बात? कोलिनियरिटी की जो भी पीछे हमने दी थी कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, इस वेक्टर को इसके साथ लैम्डा मल्टीपल में लिख सकते हैं या तो फिर इसको इसके लैम्डा मल्टीपल में लिख सकते हैं, फॉर सम स्केलर लैम्डा। अब इसको ये वाली लेके चलते हैं हम, ए बी किसके इक्वल होता है? बी माइनस ए के। लास्ट लेक्चर में समझाया था, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, लैम्डा इंटू बी सी वेक्टर सी माइनस बी। क्लियर? इसको सॉल्व करो, इधर लेके आओ, माइनस ए बी में देखो बी 1 प्लस लैम्डा भी हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस लैम्डा सी इज इक्वल टू 0। अब इसके कोफिशिएंट देखो, इसके कोफिशिएंट्स का सम देखना, -1 प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं ना। यानी कि यहाँ से हमारी क्या कंडीशन आ गई, अगर x मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी जेड इंटू वेक्टर सी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है तो क्या होता है,
इज लीनियर कॉम्बिनेशन है कोई, इज लीनियर कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा हमारा, वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x, y एंड z आर नॉट ऑल 0। ठीक है, बात समझ में आई बात। यानी कि क्या बात हुई, देखो ए बी और सी को लीनियर होंगे, कब होंगे, 3 पॉइंट को लीनियर होते हैं जब इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको लिखा जा सकता है। इनके जो कोफिशेंट्स हैं वेक्टर ए बी और सी के, उन सब का सम 0 के इक्वल हो और ये सारे 0 ना हो। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हमारा हो गया। समझ में आई बात। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं। show that the points a into 1 3 2, b into -2 0 and 1 and c 4 6 3 are कोलिनियर। देखो कोलिनियरिटी की हमने अभी पीछे किया, कोलिनियरिटी के लिए वेक्टर पॉइंट्स की कोलिनियरिटी करी है, अभी हमने वेक्टर की नहीं करी, ध्यान रखना। तो वेक्टर हमने क्या किया, देखो कोई भी 3 पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर कब होंगे, जब वेक्टर ए बी और बी सी कोलिनियर होंगे। 3 पॉइंट कोलिनियर जब होते हैं जब इनसे बनने वाले 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ए बी हमारा किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी यहाँ से पोजीशन, वेक्टर बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बनेगा, -2i जे कंपोनेंट 0 प्लस के माइनस ए वेक्टर क्या बनेगा हमारा, i प्लस 3j प्लस 2k -3i -3j प्लस -k। ठीक है, ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर। अब हम निकालते हैं बी सी वेक्टर। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी पोजीशन वेक्टर माइनस बी पोजीशन वेक्टर, डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि सी माइनस बी। सी के कंपोनेंट्स में से बी के निकालने हैं तो पॉइंट्स में से डायरेक्ट माइनस कर दें। 4 - -2 इज 6i, 6 - 0 that is 6j प्लस 3 - 1 2k, ये आ गया। अब हमें ए बी और बी सी में रिलेशन देखना दिख रहा है हमें। -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, -2 इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3i -3j कैप -k कैप। ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू -2 इंटू ए बी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू -2 ए बी। आ गई वो फॉर्म हमारी क्या थी, बी सी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। इसको इसके लैम्डा टाइम उसमें मल्टीपल में लिख दिया, जहाँ पे लैम्डा हमारा -2 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्लियर बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोप्लेनरिटी की। कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स, कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो एक बार, कोई भी 2 वेक्टर हैं, ये 2 वेक्टर हैं, कहीं पे भी हैं, ये फ्रीली कहीं पे भी हैं, कैसे भी इनके ऊपर एक प्लेन बन सकता है,
देखो इनके ऊपर भी आप इमेजिन करो कि इनके ऊपर हमें एक शीट रखनी है कोई भी, ठीक है, या तो ये हम शीट को एक प्लेन मान के चल रहे हैं। अगर तो ये वेक्टर इस तरीके से हैं, ये कोप्लेनर है कोप्लेनर। लेकिन अगर कोई वेक्टर थर्ड आता है, कोई वेक्टर आता है हमारा, थर्ड वेक्टर, सपोज ये थर्ड वेक्टर है, ये कोप्लेनर है इसके, देखो एक बार, ये थर्ड वेक्टर इन दोनों का कोप्लेनर है, नहीं है ना। लेकिन अगर इस थर्ड वेक्टर को इसी प्लेन के बीच में हम रख दें तो ये क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो 3 वेक्टर हमारे कोप्लेनर होंगे कब, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर if C lies in the plane of A and B, then C is always written as linear combination of A and B। समझ में आई बात? 2 वेक्टर, देखो एक और बात अभी नोट में लिखवाऊंगी मैं, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कोई भी 2 फ्री वेक्टर है वो कोप्लेनर ही होंगे। कहीं पे भी कोई वेक्टर हो हम उनके ऊपर एक प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। प्लेन ऐसा नहीं होता कि, देखो ये हम जनरल लेके चलते हैं कि एक्स वाई प्लेन है, ऐसे जो होगा वो वाई जेड प्लेन होगा, और जो यहाँ पे अगर ऐसे होगा तो हमारा एक्स जेड प्लेन होगा, ठीक है। ये हम जनरल प्लेन मान के चलते हैं, मतलब इन जनरल हम ये प्लेन मानते हैं। अदरवाइज प्लेन हमारा ऐसे 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 हर टाइप से हमारा प्लेन होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 वेक्टर हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लेकिन अगर तीसरा कोई वेक्टर है, देखो ये इसको हम प्लेन, ये हमारा जनरल समझाने के लिए भी प्लेन ये है हमारा, अगर इस पे कोई भी 2 वेक्टर हैं, तीसरा वेक्टर कोप्लेनर कब होगा, ये तीसरा वेक्टर अगर इससे अलग है तो कोप्लेनर नहीं है, इससे एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है तब भी कोप्लेनर नहीं है, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, कब तक कोप्लेनर नहीं होगा वो, जब तक वो इस ए बी का जो प्लेन है उसके ऊपर लाई नहीं करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। और जब जो ये वेक्टर सी है, कहीं पे भी हो सकता है, जो वेक्टर सी होगा कोप्लेनर, इस वेक्टर को हम हमेशा, जब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो इनमें से एक वेक्टर को हम बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर है बात? देखो वेक्टर सी इजी लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्केलर्स की ज़रूरत होती है। एक्स वाई हमने स्केलर ले लिए, यानी कि सी इज़ ऑलवेज रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी। देखो एक बार, कोई वेक्टर ए है, दूसरा कोई वेक्टर कहीं पे भी बी है, 2 वेक्टर कहीं पे भी, देखो एक वेक्टर ये है सपोज, अभी यहाँ हमने सीधा इसे ये प्लेन मान के चले हैं समझाने के लिए, लेकिन सपोज एक वेक्टर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इनके ये भी तो प्लेन बना रहे हैं ना आपस में, देखो ये बना रहे हैं प्लेन, किसी भी शेप में है वो प्लेन बनाते हैं। इस प्लेन के साथ तीसरा वेक्टर कोप्लेनर कब होगा, जब वो जो इनका प्लेन होगा, ये वाला प्लेन जो इनका प्लेन होगा इसके बीच में लाई करेगा, तब ये तीसरा वेक्टर इसके कोप्लेनर होगा। क्लियर है बात? जब वो इस ए बी का जो प्लेन है इसके ऊपर लाई करेगा तीसरा वेक्टर, तब इसके कोप्लेनर होगा। समझ ना आए तो इसे दोबारा देखना, ठीक है। अब नोट लिखो जो भी बताया मैंने आपको। नोट 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। कोई भी 2 वेक्टर हैं, किसी भी तरीके से हैं, इनके ऊपर एक हम शीट बना सकते हैं, हमें सिर्फ ये मान के चलना है। कोई भी 2 वेक्टर हैं, ऐसे है ऐसे है, इनके ऊपर भी एक शीट बना सकते हैं, कैसे भी, ये ऊपर नीचे भी हो जाएगा तब भी ये कोप्लेनर ही रहेंगे, क्योंकि प्लेन हमारे
देखो जहाँ पे भी होंगे ये ऐसे मिल सकते हैं ना, मिल सकते हैं, तो फिर ये कोप्लेनर हो गए। यानी कि दो वेक्टर तो हमारे हमेशा कोप्लेनर होते हैं, कंडीशन हमें तीसरे वेक्टर को कोप्लेनर दिखाने के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। Three vectors A, B and C are coplanar if one of them can be written as, जो भी मैंने बताई आपको, written as linear combination of other two vectors। ठीक है, कोई भी इसमें से C इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी, या तो फिर A इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, किन्हीं भी लैम्डा और म्यू स्केलर्स के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू I कैप माइनस जे कैप माइनस 2k and B is equal to 2y 3j plus k and C is equal to 7i plus 3j minus 4k. Prove that they are coplanar. Prove that they are coplanar। देखो कोप्लेनरिटी की कंडीशन हमने क्या की है, आगे हमारी जाके हमारी बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा जो हम कोप्लेनरिटी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम इसी कंडीशन से करके देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारी कंडीशन क्या है, यानी कि एक वेक्टर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। अगर ये हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हमारा मतलब कि कोप्लेनर हो गया, अदरवाइज नहीं है। लेट इट चेक। 7i 3j minus 4k is equal to lambda into a j minus 2k plus mu into 2i plus 3j plus k। देखो दो वेक्टर अभी बताया था मैंने, दो वेक्टर को हम यहाँ पे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू और लैम्डा की कंपैरिजन करके। एक ये वेक्टर है, एक इधर से वेक्टर बनेगा, ऐड करने के बाद इन दोनों को जब ये इक्वल है, यानी कि आई कंपोनेंट आई के इक्वल जे जे, पहले वेक्टर बना ले, इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू आई कंपोनेंट ऐड कर दिया, प्लस माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू जे प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू के कंपोनेंट। कंपैरिजन करेंगे इक्वलिटी का। देखो क्या होगा, ये होगा 7 के इक्वल, 3 इक्वेशन आएंगी, ये होगा 3 के इक्वल, ये होगा 4 के इक्वल। देखो लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 7 माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 3, और तीसरी इक्वेशन हमारी है माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4। ये हमारी 3 इक्वेशंस आ गई। अब हमारे अननोन्स हैं 2 और इक्वेशन है 3, इन दोनों में से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमारे गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, इसमें से वैल्यू निकालो, इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 म्यू इज इक्वल टू 10 म्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे म्यू की, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू 6 इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 3। म्यू की वैल्यू 2 आ गई और लैम्डा की वैल्यू
3 आ गई। देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारी, इसमें पुट करें लैम्डा की वैल्यू -6 + 2 = -4, -4 = -4। सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ जी, क्लियर कोप्लेनरिटी की बात। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो एक वेक्टर हमें ए दे दिया, दूसरा वेक्टर हमारा कोई है बी, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ हमने किया था, ये बी है तो इसके पहले ये वेक्टर भी हमारा क्या होगा, बी होगा। और जो ये आएगा, हमने पैरेललोग्राम लॉ से पहले एडिशन की थी। देखो एडिशन कैसे की थी, फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, जिसे ना समझ आए एक बार हल्का सा बता देती हूँ। एक वेक्टर को इस ऑर्डर में इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा भी सेम डायरेक्शन में, अगर हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को तो उनका जो रिजल्टेंट आता है अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करने से वो किसके इक्वल आता है, वो इन दोनों के सम के इक्वल आता है। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, हम इसके एंगल की बात करते हैं। सपोज इसके इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल, हमने इसे मान लिया बीटा। क्लियर? कैसे फाइंड आउट होगा, देखो हम इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक ये बी है, ये बी है तो ये भी बी है, ये बी है और ये क्या है हमारा थीटा। ये हमारा बी है, ये हम करते थे बचपन में इसके थ्रू हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। ये हमारा ये भी आ गई हाइट और ये हमारा बेस भी निकल गया इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में एक्सटेंड कर लेते हैं। इसका नाम दे लें क्या, ओ ए बी, और ये सी और ये डी। थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए नाम, कोई बात नहीं। अब हम इस देखो हमने ए बी सी को यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली इसका बेस और इसकी हाइट। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ बी ए की, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें एंगल हमारा क्या है, बीटा। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस किसके इक्वल है, ये है हमारा बेस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हमारी आ गई टेंजेंट बीटा की वैल्यू। यानी कि एंगल विद वन एडजेसेंट एंगल विद द रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है, एंगल विच रिजल्टेंट मेक विद ए। ठीक है, आगे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन। रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, जो ये एडिशन हमने ए प्लस बी वेक्टर लिख दी, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। देखो इसका मैग्नीट्यूड, इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, इसका मैग्नीट्यूड हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर
प्लस हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन। समझ में आई बात? ये कैसे आया फॉर्मूला हमारा, देखो एक बार, यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ओ बी ए की बात कर रहे हैं। देखो इसका मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, बेस का मैग्नीट्यूड प्लस बेस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हमने। ये क्या होता था इसमें कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस दिन समझी थी लास्ट लेक्चर में। इसका आज हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, किसके इक्वल आएगा, क्या होगा, देखो माइनस में क्या होता है, सिर्फ b हमारा माइनस बी के इक्वल आ जाता है, ऐसे नीचे b की जगह माइनस बी पुट कर देंगे, सिर्फ ये डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं भाई, माइनस बी को यहाँ पे तो माइनस बी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात? हाँ जी, आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट, क्या सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, then prove that the magnitude of their difference is √3। उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें √3। अच्छा, ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि दो यूनिट वेक्टर हैं उनका सम भी यूनिट वेक्टर आए? सोचना ज़रा, हो सकता है? होगा ही, जब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो किस तरीके से होगा। लेकिन हमें देखो, हमें दे रखा है कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दोनों का सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है। ये हमें क्या है, कंडीशन गिवन है। क्लियर बात? कैसे होंगे पर ये वेक्टर जिनका जो यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट हो सकता है ना यूनिट वेक्टर। पैरेललोग्राम बन गया एक तरह से स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। या तो फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ये ए वेक्टर यूनिट, ये भी यूनिट और ये भी यूनिट। सॉरी, इस डायरेक्शन में लेंगे हम इसको, क्योंकि सम हमारा इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, देखो लगाओ फॉर्मूला, इसके सम का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। सम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 1 + 2 cos theta, taking square on both side, 1 is equal to 2 + 2 cos theta
कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1 वैसे इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू हमें निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी चलो, थीटा इज इक्वल टू 120 होगा हमारा। तो हमें इसके ये हमें कंडीशन गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, यानी कि इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें √3 के इक्वल प्रूव करना है। मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, क्या होता है, सिर्फ एक ये चेंज आ जाता है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है। ये फॉर्मूले आप लोगों को सबको याद हो सकते हैं, हो सकता है आपको याद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप सबको ये पता होगी कि ये फॉर्मूले जो भी मैंने कराया कि ये आए कैसे। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर में कुछ नई बात पता चले तो लाइक करें। 1 देखो, mod 1 है इसकी वैल्यू भी 1 है, माइनस यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू है हमारी -1/2, रूट के अंदर 1 + 1 माइनस माइनस प्लस √3, दैट इज़ √3। हो गया प्रूफ, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।